नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे इंपोर्टेंट प्रश्नों की, जो कि भारतीय संविधान से लिए गए हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हमारी सामान्य अध्ययन की सीरीज चल रही है। इसके अंतर्गत तीसरा प्रश्न सॉल्व करा रहे हैं। तो आज का टॉपिक है भारतीय संविधान। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कह रहा है आपका कि भारतीय संविधान की रचना में निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा। वो कौन सा अधिनियम है जिसने भारतीय संविधान की रचना में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा? ब्रिटिश संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, आयरलैंड का संविधान या भारत सरकार अधिनियम 1935। तो भारतीय संविधान की रचना में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ने वाला अधिनियम बना, वह अधिनियम है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर डी। तो भारतीय संविधान की रचना में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ने वाला अधिनियम कौन सा है? भारत सरकार अधिनियम 1935। अगले प्रश्न हम सेकंड की बात करते हैं। जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? वह व्यक्ति नहीं है आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के.एम. मुंशी, महात्मा गांधी, अबुल कलाम आजाद। तो संविधान सभा में शामिल नहीं थे, वह नहीं थे आपके महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी। तो जुलाई 1946 में जो गठित संविधान सभा गठित हुई थी उसमें शामिल कौन नहीं थे? महात्मा गांधी। तो दो का ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न 3 की बात करते हैं। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? वह आधार था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडलों के प्रस्ताव। तो भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार था, वह आधार आपका क्या था? तो वह था आपका कैबिनेट मिशन प्लान 1946। इसी के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा गठित की गई थी। किसके अंतर्गत? कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंतर्गत। तो भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 4 की बात करते हैं। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? हुकुम सिंह, बलीराम भगत, रवि राय, जेबी मावलंकर। तो पहले जो लोकसभा अध्यक्ष बने वह कौन बने? जेबी मावलंकर, ऑप्शन नंबर डी। तो स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? जेबी मावलंकर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 5 की बात करते हैं। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सर बी.एन. राव के श्री के.एम. मुंशी। तो भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? वह थे सर बी.एन. राव, ऑप्शन नंबर सी। तो भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन बने? सर बी.एन. राव, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 6 की बात करते हैं। भारतीय संविधान अपनाया गया कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, 31 दिसंबर 1949 को। तो भारतीय संविधान अपनाया गया या स्वीकृत किया गया, तो वह तिथि है आपकी 26 जनवरी 1949। तो भारतीय संविधान किस दिन अपनाया गया? 26 नवंबर 1949। यह प्रश्न पूछ लिया गया था कि भारतीय संविधान लागू किया गया, तो वह था आपका 26 जनवरी 1950। प्रश्न में दिया गया है कि भारतीय संविधान अपनाया गया, तो अपनाया गया, अंगीकार किया गया, स्वीकृत किया गया, ये सभी तारीख क्या है? 26 नवंबर 1949। अगला प्रश्न 7 की बात करते हैं। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत के जो पहले उप प्रधानमंत्री बने वह कौन से व्यक्ति है? मोरारजी देसाई, वल्लभ भाई पटेल, गोविंद बल्लभ पंत, देवीलाल। तो पहले जो उप प्रधानमंत्री बने वह कौन बने? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर बी। तो पहले उप प्रधानमंत्री आपके कौन बने? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न नंबर 8 देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, एम.ए. जिन्ना या लाल बहादुर शास्त्री। तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष बने और कौन से व्यक्ति बने? वह बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए। तो जब 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी भारतीय संविधान सभा की, तब आपके अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। यह उसी 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को जब बैठक हुई उसमें स्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 8वां प्रश्न ये कह रहा है कि निम्न से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था वह कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न 9 की बात करते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। किसके माध्यम से चुनाव किया गया था? निर्वाचक मंडल द्वारा, भारत की जनता द्वारा चुने गए थे, संविधान सभा द्वारा चुने गए थे या संसद द्वारा चुने गए थे। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, इनका चुनाव कैसे किया गया था? तो इनका चुनाव हुआ था संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ था? संविधान सभा के माध्यम से, ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न 10 की बात करें, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहां गाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को इलाहाबाद में, 24 जनवरी 1950 को दिल्ली में, 26 दिसंबर 1942 को कलकत्ता में, या 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में। तो हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहां गाया गया? तो यह गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को। कब? कलकत्ता में। तो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था 27 दिसंबर 1911 को, इसी में गाया गया था। तो इसका 10 का ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन नंबर डी, कि भारत का राष्ट्रगान गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को, और कहां? कलकत्ता में। अगला प्रश्न 11 की बात करते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया? 1947, 1945, 1950, 1951। तो राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? 1911 में। ठीक है, तो इसमें से कोई ऑप्शन आपका है ही नहीं। तो कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को। अगला प्रश्न 12 की बात करते हैं। स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल बनी थी? तो वे कौन सी महिला हैं आपकी? श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती सुचेता कृपलानी, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित। तो स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? तो वे कौन सी महिला थी? वह थी आपकी श्रीमती सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर ए। कौन बनी? श्रीमती सरोजिनी नायडू। तो कहां की बनी? उत्तर प्रदेश की बनी। तो 12 का ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 13 की बात करते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, भारतीय संविधान लागू हुआ किस तारीख को लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1952 को, 15 अगस्त 1948 को, या 26 नवंबर 1949 को। प्रश्न दिया गया है कि भारतीय संविधान लागू हुआ, तो वह तिथि आपकी थी 26 जनवरी 1950 को। अपनाया कब गया था? 26 नवंबर 1949 को। अंगीकार किया गया, स्वीकार किया गया, वो 26 नवंबर 1949 को। जब सीधा सीधा पूछ लिया गया है कि लागू किस तिथि को किया गया था, वह कौन सी तिथि है? 26 जनवरी 1950। तो 13 का ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 14 की बात करते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, ऐसे डांगे। तो भारत में दल रहित यानी कि दल रहित जो लोकतंत्र का प्रस्ताव रखा था, वह किसने रखा था? वह रखा था जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर ए। तो भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 15 की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? समानता के अधिकार को कहा था, शोषण के विरुद्ध अधिकार को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, या धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार को। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, वह किस अधिनियम को कहा है? वह कहा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे माना है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 16 देखते हैं। क्या कह रहा है कि भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया? वह वर्ष आपको 1945, 1946, 1947 या 1948। तो भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया? वह कब किया? 1946। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 17 की बात करते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है 17 कि संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 8 सितंबर 1946 को, 9 अक्टूबर 1947 को, 8 नवंबर 1947 को, या 9 दिसंबर 1946 को। तो संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, वह कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। इसमें अध्यक्ष चुने गए थे कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। जब 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई थी, उसमें स्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो 17 का जो ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 18 की बात करते हैं। 18 क्या कह रहा है, भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी। तो भारतीय संविधान के जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वह कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इंग्लिश में ड्राफ्ट कमेटी बोला जाता है। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? प्रश्न क्या कह रहा है कि एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? स्थानीय सरकार के, केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार, या पंचायत। तो एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? वह होती है आपकी केंद्रीय सरकार के हाथ में। ऑप्शन नंबर बी। तो 19 का ऑप्शन कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर,
सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? वह थे आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर ए। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? प्रत्यक्ष है, राष्ट्रपति का है, प्रतिनिधियों का है, तानाशाही है। तो भारत में जो लोकतंत्र आपको देखने को मिलता है वह कौन सा लोकतंत्र है? वह है प्रतिनिधियों का लोकतंत्र। तो जनता द्वारा सीधे चुन लिए जाते हैं प्रतिनिधि और उन्हीं के माध्यम से भारत में शासन चलता है। तो भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? प्रतिनिधियों का, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 22 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था? फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, भारत। तो जो पहला आधुनिक लोकतंत्र स्थापित करने वाला देश बना वह कौन सा देश है आपका? अमेरिका। कौन सा देश है आपका? अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश बना? वह बना अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 23 की बात करते हैं। संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था क्योंकि इसको शुभ दिन माना गया था। उस दिन 1942 को भारत में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि संविधान के उद्घाटन के लिए जो 26 जनवरी तिथि चुनी गई वह किस लिए चुनी गई, उसका क्या रीजन है? तो उसका रीजन है आपका कांग्रेस ने 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। इस कारण भारत में 26 जनवरी को महत्व दिया गया है। इसी दिन भारतीय संविधान लागू किया गया है। तो संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था। कारण था कांग्रेस ने इससे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 24 की बात करते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भारत के संविधान का निर्माता माना जाता है वह किसको माना जाता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। सिंपल ऑप्शन है, ठीक है, तो वो तो ऑप्शन है ही नहीं। तो भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो 24 का ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान अस्तित्व में आया किस तारीख को आया? 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1950, 26 नवंबर 1948, 6 नवंबर 1949। एक ही आंसर है। किस तारीख को संविधान अस्तित्व में आया? वह आया 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर बी। तो 25 का ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी कि भारतीय संविधान लागू किया गया, अस्तित्व में आया किस दिन आया? 26 जनवरी 1950 को। भारत के गणतंत्र दल की स्थापना किसने की थी? नंबूदिरीपाद, मुलजी वैश्य, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, श्रीपद डांगे। तो भारत के गणतंत्र दल की स्थापना किसने की थी? वह कौन थे? तो वह थे आपके ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो भारत के गणतंत्र दल की स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो 26 का ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 27 की बात करते हैं। संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, बी एन राव, महात्मा गांधी। संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? वह की गई थी किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर ए। तो संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो 27 का ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 28 की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधानुसार करता है। प्रश्न क्या कह रहा है? संविधान सभा में एक किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधानुसार करता है। के एम मुंशी का कथन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑस्टिन, के टी शाह। तो किसका कथन है? यह कथन है आपका के टी शाह, ऑप्शन नंबर डी। तो के टी शाह ने क्या कहा था कि संविधान सभा में यह कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधानुसार करता है। यह कथन किसका है? के टी शाह, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 29 की बात करते हैं। 29 क्या कह रहा है कि भारत में कैबिनेट मिशन के लिए भेजा गया था। भारत में कैबिनेट मिशन किसके लिए भेजा गया था? क्या कारण था? एक राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने के लिए भेजा गया था, शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए भेजा गया था, पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग को स्वीकार करने के लिए, या भारत को आज़ादी देने से इनकार करने के लिए। क्या कारण था कि भारत में कैबिनेट मिशन प्लान भेजा गया था? तो वह आपका कारण था शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी।
तो भारत में कैबिनेट मिशन किसके लिए भेजा गया था? शक्ति के अंतरण के लिए, एक संविधान व्यवस्था निश्चित करने के लिए। तो 29 का ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 30 देखते हैं क्या कह रहा है। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? बेबल प्लान, क्रिप्स मिशन, अगस्ट टॉपर या कैबिनेट मिशन? तो भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? वह बनाई गई थी कैबिनेट मिशन प्लान के तहत, ऑप्शन नंबर डी। तो भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? कैबिनेट मिशन के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 31 की बात करते हैं। क्या कह रहा है? भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था? योजना आयोग, विधानसभा, राष्ट्रपति, कार्य समिति? तो प्रश्न 31 क्या कह रहा है कि भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो वह किया गया था आपके विधानसभा द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। तो भारत के संविधान गठन विधानसभा द्वारा किया गया था। तो 31 का ऑप्शन कौन सही? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 32 की बात करते हैं। संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? किस तारीख को संविधान सभा ने राष्ट्रगान अपनाया था? 25 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को या 29 जनवरी 1950 को? तो संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया था, वह तिथि थी आपकी 24 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर सी। तो 32 का ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी, कि संविधान सभा ने राष्ट्रगान अपनाया था 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न 33 की बात करते हैं। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो किस तारीख को किया गया? 1922, 1923, 1921, 1920? तो प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो यह किया गया था आपका 1920 में, ऑप्शन नंबर डी। तो प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? 1920, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 34 की बात करते हैं। 34 प्रश्न क्या कह रहा है कि जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? राजनीतिक दलों द्वारा नामित थे, विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित थे, लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित थे, एक गवर्नर जनरल द्वारा नामित सदस्य थे? तो जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो वह थे विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन नंबर बी। तो जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा निर्वाचित सदस्य। राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है, तो राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? कि सरकार के ऊपर जनता का नियंत्रण, लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां, राजनीतिक और लोकतंत्र के बीच सहयोग, मतदाता अपनी सरकार बना सकते हैं और उसे अपदस्थ कर सकते हैं। तो राजनीतिक लोकतंत्र का अर्थ क्या है? तो वह अर्थ है लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां, इसी को तो लोकतंत्र कहा जाता है। तो राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 36 की बात करते हैं। 36 क्या कह रहा है प्रश्न कि भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर 1930 को, 26 नवंबर 1951 या 26 नवंबर 1949? तो भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? जब संविधान लागू किया गया। तो संविधान लागू करने की तिथि कौन सी? वही थी आपकी 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, उसी दिन भारत संपूर्ण लोकतांत्रिक गणराज्य बना। तो इसमें से आपका ऑप्शन कोई सही नहीं है, यानी कि इसका ऑप्शन नन। अगला प्रश्न 37 की बात करते हैं। निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं था? जो प्रारूपण समिति थी, ये ड्राफ्ट कमेटी थी, उसके सदस्य कौन नहीं थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, अलादी कृष्णा स्वामी, राजेंद्र प्रसाद, गोपालाचारी अयंगर। तो प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? वह नहीं थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अध्यक्ष थे, अलादी कृष्णा स्वामी और गोपालाचारी अयंगर इसके सदस्य थे, लेकिन राजेंद्र प्रसाद इसके समिति के सदस्य नहीं थे। 37 का ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 38 की बात करते हैं। निम्न में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था? वह अधिनियम था भारत सरकार अधिनियम 1958, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 या भारत सरकार अधिनियम 1861। तो निम्न में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया? वह अधिनियम है, तो वह अधिनियम है आपका भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन नंबर ए। तो निम्न में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था? ऑप्शन कौन सही है? इसका ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1858। तो 38 का ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न 39 की बात करते हैं। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? वह कौन व्यक्ति है? नेहरू, गांधी, जेपी नारायण, एम.एन. रॉय। तो 39वें प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? वह व्यक्ति हैं आपके, कौन है? एम.एन. रॉय, ऑप्शन नंबर डी। तो इन्होंने संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था सबसे पहले, कब? 1935 अधिनियम में। तो निम्न में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? एम.एन. रॉय, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 40 की बात करते हैं। 40 क्या है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में दुशासन प्रणाली शुरू की गई थी? 1909, 1919, 1935, 1947। तो निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में दुशासन प्रणाली शुरू की गई? वह वर्ष आपका कौन सा है? तो वह वर्ष है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1935। तो इस समय केंद्र 1935 में केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी। तो निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई? 1935 अधिनियम के माध्यम से, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 41 की बात करते हैं। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? उच्चतम न्यायालय, सरकार, भारत के लोग, राष्ट्रपति। तो भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन सा है? वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत के लोग। तो भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत क्या है? भारत के लोग। अगला प्रश्न 42 की बात करते हैं। 42 कह रहा है, बंधुत्व का अर्थ क्या है? भाईचारे की भावना, पितातुल्य व्यवहार, एकता एवं अखंडता, आर्थिक न्याय का निरसन। तो बंधुत्व का अर्थ है, वह अर्थ क्या है? तो वह अर्थ आपका भाईचारे की भावना, ऑप्शन नंबर ए। तो बंधुत्व का अर्थ क्या है? भाईचारे की भावना। 42 का ऑप्शन कौन सही? ऑप्शन नंबर ए। भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था? योजना आयोग, विधानसभा, राष्ट्रपति, कार्य समिति। तो भारतीय संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था? वह किया गया था विधानसभा द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। किसके द्वारा? विधानसभा द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। तो भारत के संविधान गठन विधानसभा द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न 44 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से संविधान मसौदे समिति के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो निम्नलिखित में से संविधान मसौदे समिति के अध्यक्ष थे, वह कौन थे आपके? वह थे आपके डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो संविधान मसौदे समिति के जो मसौदे समिति के अध्यक्ष थे वह कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो 44 का ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? प्रश्न पूछ लिया गया है कितने। तो 12 भाग हैं, 22 भाग हैं, 18 भाग हैं, 25 भाग हैं। तो भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो कितने यानी कि वर्तमान में जो भाग हैं आपके कितने हैं? 25 भाग। 22 मूल भाग हैं, काका जोड़ के 25 भाग कुल है। तो भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 25 भाग। 22 नहीं लगाना, ऑप्शन नंबर डी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, एम.ए. जिन्ना। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वह थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी। तो 40 का ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 47 की बात करते हैं। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 या भारत सरकार अधिनियम 1935। तो किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? वह अधिनियम है आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1909। इसके अंतर्गत क्या किया गया कि पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई। तो भारत सरकार 1909 अधिनियम के माध्यम से क्या किया? पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई। तो 47 का ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 48 की बात करते हैं। संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, जे.बी. मावलंकर। तो संविधान सभा के जो सदस्य नहीं थे वह कौन नहीं थे? महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर ए। तो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल और जे.बी. मावलंकर थे, लेकिन महात्मा गांधी इस राजनीति से दूरी थी। अगला प्रश्न 49 की बात करते हैं। 49 क्या कह रहा है? भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर या सरदार पटेल। तो भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति कौन है? वह है आपके ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा।
तो 9 दिसंबर जो 1946 को प्रथम बैठक हुई थी उसमें 28 अध्यक्ष चुन लिए गए थे डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा को। तो ऑप्शन सही है 1949 का ऑप्शन नंबर बी कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा ने। अगला प्रश्न 50 की बात करते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? वह भाग है भाग आपका 7, भाग आपका 8, भाग आपका 11 या भाग आपका 9A। तो भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? वह भाग आपका कौन सा है? वह भाग है आपका ऑप्शन नंबर डी, भाग 9A। तो इसमें किसके बारे में वर्णन किया गया है? भाग 9A में नगर पालिकाओं के बारे में। तो 50 का ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 51 की बात करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? भाग 6, भाग 7, भाग 8 या भाग 9? तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? वह आपका कौन सा है? वह आपका भाग 8। इसमें क्या जानकारी दी गई है? केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जानकारी दी गई है। किसमें? भाग 8 में। तो 51 का ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 52 की बात करते हैं। भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? राज्य एवं संघ क्षेत्रों के महासंघ है, एक राज्यों का संघ है, भारतवर्ष है, एक महासंघी राष्ट्र है। तो भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? इसको किस रूप में डेफिनेशन किया गया है? तो इसका ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन नंबर बी। भारत है वो क्या है? एक राज्यों का संघ होगा। तो भारत राज्यों से मिलकर बना है। तो इस डेफिनेशन संविधान में दी गई है। तो भारत को क्या कहा गया है कि एक राज्यों का संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया क्या होगा? एक राज्यों का संघ होगा। अगला प्रश्न 53 की बात करते हैं। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्या कि राजाध्यक्ष का चुनाव होता है, उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, इसलिए उसका अपना लिखित संविधान है, उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। तो भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। राज्याध्यक्ष मतलब राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ब्रिटेन की तरह नहीं कि हमारे यहाँ महारानी और रानी कोई राजा है, ठीक है। तो हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इसकी इसलिए भारत को गणराज्य माना जाता है। तो 53 का ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 54 की बात करते हैं। दुनिया के निम्न में से किस देश से भारतीय संविधान में राजनीतिक निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना को अंगीकार किया है? कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड का संविधान है, यूएसए का संविधान है, कनाडा का संविधान है, ऑस्ट्रेलिया का संविधान है। तो कौन सा देश है जहां से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं? वह देश है आपका आयरलैंड, ऑप्शन नंबर ए। तो दुनिया के निम्न में से किस देश से भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना को अंगीकार किया गया है? वह देश है आपका आयरलैंड। तो 54 का ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 55 की बात करते हैं। 55 प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। सेकुलर शब्द कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 41वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 43वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष या सेकुलर शब्द जो जोड़ा गया वह संविधान अधिनियम कौन सा था? वह था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। इंदिरा गांधी के समय हुआ था। इसको लघु संविधान संशोधन भी बोला जाता है, लघु संविधान भी बोला जाता है, ठीक है। तो काफी मात्रा में संशोधन हुआ था, लेकिन जो 44वां संशोधन हुआ था जनता सरकार द्वारा, उसमें फिर काफी जो प्रावधान किए गए थे वो हटा लिए गए थे, ठीक है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष जो सेकुलर शब्द जोड़ा गया था वो 42वें संविधान संशोधन अंतर्गत जोड़ा गया था। अगला प्रश्न 56 की बात करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? न्याय, भ्रातृत्व, वैश्विक मताधिकार, स्थिति की समानता। 56वां प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? वह नहीं किया गया है वैश्विक मताधिकार, ऑप्शन नंबर सी। न्याय, भ्रातृत्व, स्थिति की समानता का उल्लेख मिलता है, लेकिन वैश्विक मताधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान में प्रस्तावना में नहीं मिलता। तो 56 का कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 57 की बात करते हैं। भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है संविधान, संसद और राज्य विधानसभाएं, हम लोग अर्थात जनता। तो भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है, तो 57 का ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन नंबर डी, हम लोग अर्थात जनता। तो भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत क्या है? हम लोग अर्थात जनता। तो 57 का ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 58 की बात करते हैं। हमारे संविधान में मूल अधिकार कहां के संविधान द्वारा प्रेरित है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, स्विट्जरलैंड, कनाडा। तो हमारे संविधान में जो मूल अधिकार है वो कहां के संविधान से लिए गए हैं, ये कहां से प्रेरित है? तो वो है आपके ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका।
तो यहाँ से मूल अधिकार लिए गए हैं या उनका वहां से प्रेरित है। तो हमारे संविधान में मूल अधिकार कहां से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 59 की बात करते हैं। भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली थी? यूएसए, यूके, कनाडा, स्विट्जरलैंड। तो भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की जो योजना जिस देश से ली वह देश आपका कौन सा है? वह देश है आपका कनाडा। यहां से हमने संघीय व्यवस्था ली, कहां से? कनाडा से। ठीक है, तो भारतीय संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था कहां से ली थी? कनाडा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 60 की बात करते हैं। 60वां प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? राज्यों का संघ होगा, अर्धसंघीय होगा, राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का महासंघ होगा, एकात्मक राज्य होगा। तो भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? तो वह करता है, भारत क्या होगा? भारत एक राज्यों का संघ होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है कि भारत क्या होगा? राज्यों का संघ होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 61 की बात करते हैं। क्या कह रहा है? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में जो अनुसूची हमें देखने को मिलती है कितनी है? 9, 10, 11, 12। तो भारतीय संविधान में शुरुआत में कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी, बाद में 4 अनुसूचियां और जोड़ी गई। तो अब वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? वह आपकी 12 अनुसूचियां, ऑप्शन नंबर डी। तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। 61 का ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 62 की बात करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? सर्वसत्ताधारी लोकतांत्रिक गणराज्य, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, संघीय। 62वां प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? वह नहीं किया गया है किसका? संघीय का, ऑप्शन नंबर डी। 62 का ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन नंबर डी। कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? संघीय का नहीं किया गया है। सर्वसत्ताधारी लोकतांत्रिक गणराज्य, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष का शब्द देखने को मिलता है। अगला प्रश्न 63 की बात करते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? 18, 22, 16, 12। तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? वह भाषा है आपके 22, ऑप्शन नंबर बी। कितनी भाषा है? 22। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? 22। अगला प्रश्न 64 की बात करते हैं। क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद है कितने हैं? 395 है, 396, 398, 399। तो भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है? 395, ऑप्शन नंबर ए। संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है, क्या कहा गया है? सर्वसत्ताधारी, लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य कहा गया है कि समाजवादी, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य कहा गया है? सी, लोकतांत्रिक, सर्वसत्ताधारी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी गणराज्य कहा गया है? डी, सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। तो संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है, क्या कहा गया है? वह कहा गया है सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, ऑप्शन नंबर डी। तो संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या है कितनी देखने को मिलती है? 47, 66, 97, 100। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में संघ सूची में विषयों की संख्या है कितनी है आपकी? 97, ऑप्शन नंबर बी। तो संघ सूची में कितने विषय शामिल किए गए हैं? 97। अगला प्रश्न 67 की बात करते हैं। हमारे संविधान में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा कहाँ के संविधान से ली गई है? वह देश है यूएसए, कनाडा, यूएसएसआर, सोवियत संघ या आयरलैंड। तो हमारे संविधान में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा कहाँ के संविधान से ली गई है? वह ली गई है आयरलैंड, ऑप्शन नंबर डी। तो 67 का ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन नंबर डी। हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है, किसका उल्लेख नहीं है? न्याय का, भ्रातृत्व का, प्रतिष्ठा की समानता, वैश्विक मताधिकार। तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है, किसका उल्लेख हमें देखने को नहीं मिलता? वैश्विक मताधिकार का, ऑप्शन नंबर डी। तो हमारे संविधान प्रस्तावना में किसका उल्लेख नहीं है? वैश्विक मताधिकार का। न्याय का मिलता है, भ्रातृत्व का मिलता है, बंधुत्व, ठीक है, प्रतिष्ठा की समानता।
अगला प्रश्न नंबर 69 की बात करते हैं। क्या कह रहा है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई। इंग्लैंड, यूएसए, कनाडा, फ्रांस। तो भारत में जो एकल नागरिकता ली गई है कहां से, किस संविधान से ली गई है, वह कौन सा देश है, तो वह देश है आपका इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर ए। तो भारत में एकल नागरिकता अवधारणा कहां से अपनाई गई है, इंग्लैंड से, ऑप्शन नंबर ए। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है, राज्यमंडल के रूप में, राज्य संघ के रूप में, महासंघ के रूप में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है, तो किस रूप में वर्णित करता है, वह वर्णित करता है राज्य संघ के रूप में। राज्यों का संघ होगा भारत, भारत अर्थात इंडिया क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। तो 17 का ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 71 की बात करते हैं। भारत का संविधान देश को इस रूप में वर्णित करता है, राज्यों के संघ के रूप में, महासंघ के रूप में, एकात्मक राज्य, राज्यमंडल। तो भारत का संविधान देश को इस रूप में वर्णित करता है, बिल्कुल करता है, राज्यों के संघ के रूप में, ऑप्शन नंबर ए। तो भारत का संविधान देश को किस रूप में वर्णित करता है, राज्यों के संघ के रूप में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 72 की बात करते हैं। 72 प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहां से ली है, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस। तो भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ जो संघीय प्रणाली ली है वह किस देश से ली है, वह देश है आपका कनाडा। तो संघीय व्यवस्था भारत ने कहां से ली है, कनाडा, ऑप्शन नंबर बी। तो भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली अपनाई है कहां से, कनाडा से। अगला प्रश्न 73 की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, समाज के सभी वर्ग के लोगों के द्वारा प्रतिनिधित संविधान सभा, भारत की जनता, राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय। तो भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है, तो किससे प्राप्त करता है, तो वह करता है भारत की जनता से, ऑप्शन नंबर सी। तो भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है, भारत की जनता से। 73 का ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 74 की बात करते हैं। क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया है, आयरलैंड, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। तो भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया है, वह देश आपका कौन सा है, वह देश है आपका यूएसए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी। तो भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया है, यूएसए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न 75 की बात करते हैं। संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़े गए, 16वें संविधान संशोधन के द्वारा, 7वें संशोधन के द्वारा, 42वें संशोधन या 44वें संशोधन। तो संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़े गए, वह संशोधन था आपका 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो 75 का ऑप्शन कौन सही है, ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला प्रश्न 76 की बात करते हैं। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है, इंग्लैंड की, भारत की, फ्रांस की, जापान की। तो सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है, वह कौन सा देश है, वह देश है आपका इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 77 की बात करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था, वह कौन सा देश है, तो वह देश है आपका आयरलैंड, ऑप्शन नंबर बी। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है, वह है आयरलैंड, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 78 की बात करते हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रणाली अपनाई गई है, कहां से अपनाई गई है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 79 की बात करते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है, तो कहां से अपनाई गई है, ये अपनाई गई है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी। तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची
किसके संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 80 की बात करते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? संसद, संविधान, राष्ट्रपति, जनता। 80 प्रश्न क्या कह रहा है? प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? तो किसके हाथों में दी गई है? जनता के हाथों में। ऑप्शन नंबर डी। तो प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में है? जनता के हाथों में। यानी कि जिसको चाहे वो राजा बना दे, जिसको चाहे भिखारी। अगला प्रश्न आपके ऐसी की बात करते हैं। क्या है? भारत के सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्यों? भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि लोकसभा को जनता द्वारा सीधे ही चुना जाता है, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, लोकसभा में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है। प्रश्न क्या कह रहा है? क्या थी? प्रश्न कह रहा है कि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है, क्योंकि है, इसलिए है कि लोकसभा में जो मंत्रिपरिषद है वह किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति। तो मंत्री जो परिषद है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद उसकी जो, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, तो इसलिए भारत में संसदीय प्रणाली का महत्व। अगला प्रश्न 82 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? सरकार का संसदीय रूप, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सरकार का अध्यात्मक रूप, संघीय सरकार। तो निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, वह नहीं है आपका सरकार का अध्यात्मक रूप। जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है राष्ट्रपति रूप, वहां का राष्ट्रपति जो प्रमुख होता है, अपने यहाँ कौन है? प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। तो निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? सरकार का अध्यात्मक रूप। अपने यहाँ राष्ट्रपति होता है, क्या होता है? नाम मात्र का होता है। जो वास्तविक शक्ति किसके हाथ में होती है? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद के अंतर्गत। तो 82 का ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 83 की बात करते हैं। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ है? भाग 3 अनुच्छेद 368, संविधान में कहीं नहीं, प्रस्तावना में। तो भारत के संविधान में संघीय शब्द का जो प्रयोग हमें देखने को मिलता है, कहां पे देखने को मिलता है? तो वह है संविधान में कहीं नहीं देखने को मिलता। तो भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ है? कहीं नहीं, संविधान में कहीं नहीं। अगला प्रश्न 84 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत क्या है? राज्यों का संघ है, एकात्मक विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य है, संघीय विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य है, संघीय राज्य है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है, इंडिया अर्थात भारत जो है वह क्या है? वह है राज्यों का संघ, यानी कि राज्यों से मिलकर भारत बना है। तो क्या है? राज्यों का संघ। 84 का क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान कैसा है? संघीय है, अर्धसंघीय है, एकात्मक है, राष्ट्रपति शासन प्रणाली है। तो भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान है आपका कैसा? अर्धसंघीय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। तो भारतीय संविधान कैसा है? अर्धसंघीय या संघीयबद्ध। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 86 क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? और अनुच्छेद है आपका 14, 19, 356, 32। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? वह अनुच्छेद है आपका कौन सा? अनुच्छेद 32। इसमें क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिए गए हैं। किसमें? अनुच्छेद 32 में। इसलिए इसको भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा माना है किसने? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। अगला प्रश्न 87 क्या कह रहा है कि सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? सभी को समान आर्थिक अधिकार मिलने चाहिए, सभी को समान राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए, जाति, नस्ल, रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए, सभी को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाना चाहिए। तो सामाजिक न्याय का अर्थ है, क्या अर्थ है? तो सामाजिक न्याय का अर्थ है वह है जाति, नस्ल, रंग और लिंग आधारित सभी प्रकारों का भेदभाव कैसा होना चाहिए? दूर होना चाहिए। तो सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? जाति, नस्ल, रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। तो 37 का ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 88 कह रहा है कि निम्न में से किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? एक विशिष्ट धर्म का पालन करने वाला राज्य, धर्म विरोधी राज्य, धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाला राज्य, सभी धर्मों को राज्य के धर्म मानने वाला राज्य। 88 प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा?
तो धर्मनिरपेक्ष राज्य किसको कहा जाएगा? वह कहा जाएगा धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाले राज्य को। क्या कहा जाएगा? धर्मनिरपेक्ष। किसको? धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाले राज्य। ऑप्शन नंबर 88 का सी। अगला प्रश्न 89 है। क्या कह रहा है? संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देख सकते हैं? प्रस्तावना में, भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 1 में। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देख सकते हैं? तो हम कहां पे देख सकते हैं? वह देख सकते हैं आपको ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना में। तो संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां दे सकते हैं? प्रस्तावना के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 90 कह रहा है विधि का शासन की संकल्पना कहां के संविधान प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है? ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस, स्विट्जरलैंड। तो विधि के शासन की संकल्पना कहां के संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशेषता है? वह है आपकी ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। ठीक है, तो विधि का शासन की संकल्पना कहां के संवैधानिक प्रणाली की विशेष विशिष्टता है? ब्रिटेन की। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 91 है भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? परिसंघ के रूप में, प्रासंगिक के रूप में, एकात्मक रूप में, राज्यों का संघ के रूप में। तो भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो किस रूप में देखने को मिलता है? वह देखने को मिलता है राज्यों का संघ होगा। भारत क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। अगला प्रश्न 92 है निम्न में से किस निर्णय में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशिष्टता है? केशवानंद भारती मामला, एस.आर. बोम्मई मामला, इंदिरा साहनी मामला, मिनर्वा मिल्स मामला। निम्न में से किस निर्णय में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषता है? तो 92 का ऑप्शन कौन सा सही है? तो 92 का ऑप्शन है आपका बी, एस.आर. बोम्मई मामला। ऑप्शन नंबर बी। तो निम्न में से किस निर्णय में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषता है? वह कहा गया था एस.आर. बोम्मई मामला। ऑप्शन नंबर बी। आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है? शक्तियों का हस्तांतरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, पंचायती राज प्रणाली, उपर्युक्त सभी। तो आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? वह है आपका ऑप्शन नंबर 93 का डी, उपर्युक्त सभी। शक्तियों का हस्तांतरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, पंचायती राज प्रणाली, ये सभी हैं। तो आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है? शक्तियों का हस्तांतरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, पंचायती राज प्रणाली, यानी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न 94 है। 94 क्या कह रहा है आपका? एक तंत्र का अर्थ है कुछ के द्वारा शासन, राजा द्वारा शासन, मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन, जनप्रतिनिधियों द्वारा शासन। एक तंत्र का अर्थ क्या है? तो एक तंत्र का अर्थ है मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन, जैसा कि आप उत्तर कोरिया में देखते होंगे। तो एक तंत्र का अर्थ क्या है? मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन। 94 ऑप्शन सी। अगला प्रश्न 95 है सार्वजनिक सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो धर्मनिरपेक्ष है, समाजवादी है, लोकतांत्रिक है, प्रभुत्व संपन्न है। तो सार्वजनिक सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो कैसा है? 95 का ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी, लोकतांत्रिक है। कैसा है? लोकतांत्रिक। तो सार्वजनिक सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार दर्शाता है कि भारत लोकतांत्रिक देश है। लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? जनता को प्रतिनिधित्व का प्रभुत्व, विधि शीर्ष का प्रभुत्व, राज्यों के शीर्ष का प्रभुत्व, जनता का प्रभुत्व। तो लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? तो वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, जनता का प्रभुत्व। तो लोकप्रिय प्रभुसत्ता का क्या है? जनता का प्रभुत्व। अगला प्रश्न 97 बात करें। संवैधानिक राजसी का अर्थ है राजा द्वारा संविधान की रचना करना, राजा द्वारा संविधान को परिभाषित करना, संविधान द्वारा प्राप्त शक्ति के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग, जनता द्वारा राजा का चुना जाना। तो संवैधानिक राजसी का अर्थ है वह क्या है आपका? वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, संविधान द्वारा प्राप्त शक्ति के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग। क्या है? संविधान द्वारा प्राप्त शक्ति के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग। तो संवैधानिक राजसी का अर्थ क्या है? संविधान द्वारा प्राप्त शक्तियों के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग। 97 का ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न 98 है, सरकार के संसदीय रूप का विचार कहां से लिया गया है? अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, रूस। तो सरकार के संसदीय रूप का विचार कहां से लिया गया है? वह लिया गया है ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। ठीक है, तो सरकार के संसदीय रूप का विचार कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। 98 ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं? एक तंत्र, धनिक तंत्र, राजतंत्र, अल्प तंत्र। तो किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं? तो इसका ऑप्शन कौन सही है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, अल्प तंत्र। ठीक है, तो किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं, वह कैसा तंत्र है? अल्प तंत्र होगा। तो 99 ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 100 क्या कह रहा है कि उस देश का नाम बताएं जिसमें संशोधन के लिए प्रक्रियाओं की संवैधानिक सुविधाओं को भारत से उधार लिया गया था? ब्रिटेन, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी। उस देश का नाम बताएं जिसमें संशोधन के लिए प्रक्रियाओं की संवैधानिक सुविधाओं को भारत से उधार लिया गया था। तो 100 का ऑप्शन कौन सा है आपका? तो 100 का ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, तो उस देश का नाम बताएं जिसमें संशोधन के लिए प्रक्रियाओं की संवैधानिक सुविधाओं को भारत से उधार लिया गया था, वह कौन सा देश है? दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न 101 की बात करते हैं, लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? सशक्त सैन्य बल, व्यक्तिगत अधिकारों की प्रति समान सम्मान, एक दलीय व्यवस्था, कृषि अर्थव्यवस्था। तो लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? तो कौन सा कारक आवश्यक है? वह है व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान। तो 101 का ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान। कौन से संविधान से राज्य नीति विषयक निर्देशक तत्व बनाए गए हैं? अमेरिका संविधान, ब्रिटिश संविधान, आयरिश संविधान, फ्रांसीसी संविधान। तो कौन से संविधान से राज्य नीति विषयक निर्देशक तत्व अपनाए गए हैं? वह कहां के संविधान से? तो वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, आयरिश संविधान या आयरलैंड संविधान। यहां से क्या लिए गए हैं? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तत्व लिए गए हैं। कहां से? आयरलैंड के संविधान से। इसको आयरिश संविधान भी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 103 की बात करते हैं, निम्न में से किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया है? सोवियत संघ, यूके, यूएसए, जापान। निम्न में से किस देश से भारतीय संविधान ने निम्नलिखित लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया है? तो कहां से प्राप्त किया है? वह प्राप्त किया है यूएसए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी। तो किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 104 की बात करते हैं, भारत में संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से संविधान द्वारा जोड़ा गया? 41वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 43वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन। भारत में संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से संविधान द्वारा जोड़ा गया? वह संविधान कौन सा संशोधन था? तो वह था आपका 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, तो किसके समय हुआ था? इंदिरा गांधी समय हुआ था। तो भारत में संविधान की उद्देशिका में जो धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, कौन सा संविधान संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। कब हुआ था? 1976 में। अगले प्रश्न 105 की बात करते हैं, देखते हैं, प्रस्तावना की कौन सी विशेषता में यह कहा गया है कि किसी भी सह नागरिक के साथ गौण व्यवहार नहीं करना चाहिए? न्याय, अधिकार, समानता, भाईचारा। प्रस्तावना की कौन सी विशेषता में कहा गया है कि किसी भी सह नागरिक के साथ गौण व्यवहार नहीं करना चाहिए? किस में कहा गया है? तो वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, भाईचारा। ठीक है, तो प्रस्तावना की भाईचारा विशेषता में कहा गया है कि किसी भी सह नागरिक के साथ गौण व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न 106 है, निम्न में से किसने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा की संज्ञा दी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। तो निम्न में से किसने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा की संज्ञा दी थी? तो इसका ऑप्शन कौन सही है? इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। किसने? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। अगला प्रश्न 107 की बात करते हैं, भारतीय संविधान की उद्देशिका में बंधुत्व शब्द तात्पर्य किससे है? मित्रता, राज्यत्व, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा। तो भारतीय संविधान में उद्देशिका में जो बंधुत्व शब्द देखने को मिलता है, इसका तात्पर्य किससे है? तो इसका तात्पर्य है भाईचारे से।
ऑप्शन नंबर डी। तो भारतीय संविधान उद्देशिका में जो बंधुत्व शब्द है इसका तात्पर्य किससे है? भाईचारे से। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 108 देखते हैं। भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्न में से किसका माना जाता है? यूएस का संविधान, सोवियत रूस का संविधान, ब्रिटिश संविधान, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव जिसको देखने को मिलता है वह कौन सा अधिनियम है? वह है भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, इसका काफी मात्रा में प्रयोग हुआ है भारतीय संविधान में। ठीक है, कौन सा अधिनियम सबसे ज्यादा प्रयोग में लाया गया है? भारत सरकार अधिनियम 1935। तो 108 का ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। 109 प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता नहीं है? अर्धसंघीय, शक्ति का पृथक्करण, मौलिक अधिकार, अल्पतंत्र। तो निम्न में से कौन सा एक भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता नहीं है? तो जो मुख्य विशेषता नहीं है वह नहीं है आपका अल्पतंत्र। यहाँ पे विकेंद्रीकरण है। ठीक है, तो अल्पतंत्र की संभावना ही नहीं है। निम्न में से कौन सा एक भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? अल्पतंत्र। अर्धसंघीय है, शक्ति का पृथक्करण जो कि विकेंद्रीकरण को देखने को मिलता है रूप में, मौलिक अधिकार भी है। तो 109 का ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, ये अल्पतंत्र नहीं है। अगला प्रश्न 110 की बात करते हैं। इनमें से कौन भारत को एक सेक्युलर राज्य के रूप में वर्णित करता है? निर्देशक सिद्धांत, प्रस्तावना, संघ सूची, राज्य सूची। ठीक है, तो कौन सा शब्द है जो भारत को एक सेक्युलर राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो कहां पे देखने को मिलता है? वह देखने को मिलता है आपको प्रस्तावना में। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो प्रस्तावना भारत को एक सेक्युलर राज्य के रूप में वर्णित करता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 11 है। निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के उद्देशिका में नहीं लिखा गया है? संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, साम्यवादी। तो कौन सा जो शब्द है भारतीय संविधान के उद्देशिका में नहीं लिखा गया है वह शब्द है आपका कौन सा? साम्यवादी। ऑप्शन नंबर डी। तो निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के उद्देशिका में नहीं लिखा गया है? साम्यवादी। संपूर्ण प्रभुत्व है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष देखने को मिलता है, लेकिन साम्यवादी देखने को नहीं मिलता। अगला प्रश्न 112 है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से प्रेरित है? जर्मनी, फ्रांस, आयरलैंड, इंग्लैंड। तो भारतीय संविधान में जो एकल नागरिकता की अवधारणा ली गई है किस देश से ली गई है? वह ली गई है आपकी कहां से? इंग्लैंड से। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता कहां से ली गई है? इंग्लैंड से। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 113 की बात करते हैं। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा निम्न में से किस देश से अपनाया गया है? वह देश है आपका आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंग्लैंड। तो कौन सा देश है आपका? इंग्लैंड। तो भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा निम्न में किस देश से अपनाया गया है? इंग्लैंड। 113 का ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 114 की बात करते हैं। नागरिकता निम्न में से किस विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? जन्म द्वारा प्राप्त की जा सकती है, आनुवंशिकता द्वारा, पंजीयन द्वारा, अनुरोध द्वारा। तो कौन कौन से कारण हैं जिसके माध्यम से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? तो वह है आपके इसमें ऑप्शन नंबर बी, 1, 2, 3। ठीक है, तो 1, 2, 3 जन्म के द्वारा नागरिकता ली जा सकती है, आनुवंशिकता के द्वारा और अनुरोध द्वारा, पंजीयन द्वारा नहीं। ठीक है, कौन कौन सा सही है? जन्म द्वारा, आनुवंशिकता द्वारा, अनुरोध द्वारा। तो नागरिकता प्राप्त करने के कौन कौन से नियम है? जन्म के माध्यम से, आनुवंशिकता द्वारा, अनुरोध द्वारा। तो इसका ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 115 की बात करते हैं। क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित न्याय को किस रूप में स्वीकार किया गया है? किस रूप में? राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय। सही विकल्प सही है। तो भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना में जो न्याय शब्द है वह किस रूप में वर्णित है, किस रूप में स्वीकार किया गया है? तो वह स्वीकार किया गया है आपके सभी विकल्प आपके सही है। ठीक है, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय। न्याय का मतलब क्या है? राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय। अगला प्रश्न 116 की बात करते हैं। क्या है? नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद और विधानसभा। तो 116 का ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी। तो नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? संसद। ऑप्शन नंबर सी। 116 कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी। कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह विदेश में 5 वर्ष से अधिक रहा हो,
विदेशी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया हो, स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो, दूसरे देश में रोजगार स्वीकार कर चुका है। तो कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह क्या होगा, स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका है तो भारत की नागरिकता खो देगा। यदि किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो अपने आप भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका होगा। अगला प्रश्न 118 की बात करते हैं। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद द्वारा अस्पष्टता समाप्त की गई थी? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19। तो भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद द्वारा अस्पष्टता समाप्त की गई, छुआछूत समाप्त की गई, वह कौन सा अनुच्छेद है? तो वह अनुच्छेद है आपका ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 17। इसमें अस्पष्टता सब देखने को था, ठीक है, तो इसको समाप्त कर दिया गया है किसके माध्यम से? अनुच्छेद 17 के माध्यम से। तो भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद द्वारा अस्पष्टता समाप्त की गई? अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न 119 है। दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? एकात्मक सरकार, संघीय सरकार, संसदीय सरकार, राष्ट्रपति शासित सरकार। तो दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? तो वह किसकी विशेषता है? वह है संघीय सरकार, ठीक है। तो इसमें क्या है, दोहरी नागरिकता देखने को मिलती है जैसे कि अमेरिका में। तो 119 का ऑप्शन कौन सही? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 120 है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? डिक्री, अध्यादेश, समादेश जिसको रिट बोला जाता है, अधिसूचना। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? तो वह क्या है? तो वह है आपका समादेश, यानी कि रिट जारी कर सकता है कौन? न्यायालय। तो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? रिट, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपका 121 है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इनमें से क्या शामिल नहीं है? भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार, विधि के समझ समता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, बराबर कम काम के लिए बराबर वेतन का अधिकार। तो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इनमें से क्या शामिल नहीं है? तो क्या शामिल नहीं है? वह शामिल नहीं है आपका बराबर काम के लिए बराबर वेतन का अधिकार। तो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इनमें से क्या शामिल नहीं है? बराबर काम के लिए बराबर वेतन का अधिकार, भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार है, विधि के समय समानता का अधिकार है, संवैधानिक उपचार का अधिकार है, लेकिन क्या नहीं है? बराबर काम के लिए बराबर वेतन का अधिकार। अगला प्रश्न 122 है। क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 निम्न में से किससे संबंधित है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, समता का अधिकार। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 निम्न में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? यह है आपका ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा है? भारतीय संविधान की आत्मा, ठीक है, हृदय और आत्मा कहा है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसमें है? ये भारत अनुच्छेद 32 में। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला प्रश्न 123 है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संपत्ति का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है? संपत्ति का अधिकार। अब ये कानूनी अधिकार है, पहले था, ठीक, अब इसको हटा दिया गया है संपत्ति अधिकार को, ठीक। अब वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार बचे हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार तो है, एक संपत्ति अधिकार अब क्या बन चुका है? कानूनी अधिकार। अगला प्रश्न 124 क्या है? नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान अधिकार देता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 19। तो नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान अधिकार देता है? वह कौन सा अनुच्छेद है? तो वह अनुच्छेद आपका है अनुच्छेद 16, ठीक है। तो यह प्रावधान देता है अनुच्छेद 16, ठीक है। तो नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान अधिकार देता है? अनुच्छेद 16, ऑप्शन नंबर बी। नागरिक समता का आशय है कानून की समझ समता, अवसर की समानता, धन का समान
वितरण या राज्य के मामलों में भागीदार का समान अधिकार। तो 125 प्रश्न कह रहा है कि नागरिक समता का आशय है, तो वह क्या आशय है? वह आशय है आपका कानून के समक्ष समता। तो नागरिक समता का आशय क्या है? कानून के समक्ष समता, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 126 है, क्या है? निम्न में से कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, कानून के सामने समानता का अधिकार, जीवन का अधिकार। तो इनमें से कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है? वह अधिकार है आपका कौन सा? चुनाव लड़ने का अधिकार। ये कैसा है? ये एक राजनीतिक अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार, कानून के सामने समता समानता का अधिकार, जीवन का अधिकार, ठीक है, ये मौलिक अधिकार है। लेकिन चुनाव लड़ने का अधिकार कैसा है? राजनीतिक अधिकार। तो 26 का ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 27 की बात करते हैं। निम्नलिखित आधारों में से वह कसौटी कौन सी है जिस पर संविधान के अनुच्छेद 15 में राज्य द्वारा भेदभाव वर्जित नहीं है? जन्म स्थान, प्रजाति, भाषा, जाति। निम्नलिखित आधारों में से वह कसौटी कौन सी है जिस पर संविधान के अनुच्छेद 15 में राज्य द्वारा भेदभाव वर्जित नहीं है? तो 127 का ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी, भाषा। ठीक है, तो निम्नलिखित आधारों में से वह कसौटी कौन सी है जिस पर संविधान के अनुच्छेद 15 में राज्य द्वारा भेदभाव वर्जित नहीं है? वह कौन सी है? भाषा। अगला प्रश्न 28 है, 128। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है, क्या करता है? 6 स्वतंत्रताओं को, 7 स्वतंत्रताओं को, 8 स्वतंत्रताओं को, 9 स्वतंत्रताओं को। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है कितनी स्वतंत्रताओं को प्रदान करता है? तो यह प्रदान करता है आपका ऑप्शन नंबर ए, 6 मौलिक अधिकार बचे हैं तो 6 स्वतंत्रताओं को। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान कितनी स्वतंत्रता करता है? 6 स्वतंत्रताएं, 6 मौलिक अधिकार। साथ से एक संपत्ति अधिकार को हटा दिया, उसको क्या बना दिया है? कानूनी अधिकार। अगला प्रश्न आपके 129 है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों को गारंटी देता है कानूनों की समान सुरक्षा की, कानूनों के सामने समानता की, आर्थिक संसाधनों के समान वितरण की, कानूनों के सामने समानता और कानूनों के समान सुरक्षा की। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों को गारंटी देता है। किस रूप में गारंटी देता है? तो वह देता है कानून के सामने समानता और कानूनों की समान सुरक्षा की। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों को गारंटी देता है। नागरिकों को किसकी गारंटी देता है? कानून के सामने समानता और कानूनों की समान सुरक्षा की, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 133 की बात करते हैं। संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार है, मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है? तो संसद के चुनाव में जो मत देने का अधिकार है वह कैसा अधिकार है? तो वह अधिकार है आपका कैसा? संवैधानिक अधिकार। ठीक है, तो मत देने का अधिकार कैसा है? संवैधानिक अधिकार। तो संसद के चुनाव मत देने का अधिकार कैसा है? संवैधानिक अधिकार। ना तो मौलिक अधिकार है, ना कानूनी अधिकार है, ना नैसर्गिक अधिकार है। कैसा है? संवैधानिक अधिकार। अगला प्रश्न 131 की बात करते हैं। क्या है? भारत में मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं? समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार। तो भारत में मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं? तो किस माध्यम से किए गए हैं? वह आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी। तो भारत में मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी। तो 31 का ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 32 है, 132। क्या है? निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? समता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो मूल अधिकार नहीं बचा वह नहीं बचा आपका संपत्ति का अधिकार। ये कैसा अधिकार हो गया? अब कानूनी अधिकार हो गया। पहले था, अब ये कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो कौन सा मूल अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार। तो 132 का ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? वह अनुच्छेद आपका 50 का, 50 खा, 51 का, 51 खा। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य है किस में शामिल किए गए हैं? तो वह है आपका ऑप्शन नंबर कितना? अनुच्छेद 51 का। तो ऑप्शन सी, इसमें मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं अनुच्छेद 51 का या 51 का। अगला प्रश्न आपका 134। प्रश्न क्या है? संविधान के अनुच्छेद 17-18 में व्यवस्था है, किसकी व्यवस्था है?
सामाजिक समता की, आर्थिक समता की, राजनीतिक समता की, धार्मिक समता की। तो संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था है, किसकी व्यवस्था है? तो वह सामाजिक समता की, ऑप्शन नंबर ए। तो संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था किसकी है? सामाजिक समता की, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 135 की बात करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पष्टता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 15। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पष्टता का उन्मूलन करता है, छुआछूत का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? तो वह अनुच्छेद है आपका, अनुच्छेद 17। इसमें अस्पष्टता का अंत कर दिया गया है अनुच्छेद 17 के अंतर्गत, यानी छुआछूत इसमें समाप्त कर दी गई, किसमें? अनुच्छेद 17 में। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पष्टता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसका व्यवहार का निषेध करता है? वह है आपका अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न 136 की बात करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है कानून के समक्ष समता का, सरकारी नौकरी के मामलों में अवसर की समता का, पदवियों के उन्मूलन का, अस्पष्टता उन्मूलन का। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है, क्या उपबंध किया गया है? तो वह उपबंध किया गया है आपका अस्पष्टता उन्मूलन, अस्पष्टता को समाप्त कर दिया गया है अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किसका किया गया है? अस्पष्टता उन्मूलन का, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 37 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता? वह था A.K. गोपालन का मामला, केशवानंद भारती का मामला, A.C. मेहता का मामला, गोलकनाथ का मामला। 137 क्या कह रहा है? निम्न में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता? वह था आपका गोलकनाथ का मामला, ऑप्शन नंबर डी। तो यह अधिनियम गोलकनाथ का मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। 138 भारतीय संविधान में कौन से भाग में मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। भारतीय संविधान में कौन से भाग में मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है? वह भाग है आपका कौन सा? भाग 3। इसमें मौलिक अधिकार देखने को मिलते हैं किसमें? भाग 3 में। ठीक है, तो भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है? तो भाग 3। अगला प्रश्न 139 मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में शामिल है उन उदात्त आदर्शों को संजोने तथा अपनाने का कर्तव्य जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया, आम चुनाव में मत देने का कर्तव्य, लोगों में भ्रातृत्व भाव पैदा करने का कर्तव्य, उस राजनीतिक दल के साथ बने रहने का कर्तव्य जिसकी टिकट पर किसी ने चुनाव लड़ा हो, मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में शामिल है। तो क्या शामिल है? वह है आपका उन उदात्त आदर्शों को संजोने तथा अपनाने का कर्तव्य जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया। तो मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में क्या शामिल है? वह है उन उदात्त आदर्शों को संजोने तथा अपनाने का कर्तव्य जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया। तो 139 को ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर कि मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में शामिल है उन उदात्त आदर्शों को संजोने तथा अपनाने का कर्तव्य जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया। मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते दिवालिया व्यक्तियों को, विदेशियों को, असाध्य रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों को, राजनीतिक पीड़ितों को। तो मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते, किनको नहीं दिए जाते? दिवालिया व्यक्तियों को दिए जाते हैं। जब दिवालिया व्यक्ति हो गया तो इससे तो सभी अधिकार छीन लिए जाते हैं। विदेशियों को भी मौलिक अधिकार दिए जाते हैं, क्या वे परीक्षा वगैरह में फार्म भर सकते हैं? नहीं। ठीक है ना, तो इसमें ऑप्शन आ और बा। तो मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते दिवालिया व्यक्तियों को और विदेशियों को, असाध्य रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों को तो कोई संबंध नहीं, राजनीतिक पीड़ितों को। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए और बी। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11, 9, 20, 12। तो भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो कितने हैं आपके मौलिक कर्तव्य? तो वह है आपके ऑप्शन नंबर ए 11। तो भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। 114 का ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न 142 है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है विधि सम्मत शासन पर, विधि के सम्यक प्रक्रिया पर, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर, पूर्ण निर्णयों तथा परिपाटियों पर। तो भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है, किस पर आधारित है? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर सी, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। ठीक है, तो भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है किस पे? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। 142 का ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 143 है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? वह कौन सा मौलिक अधिकार है? कानून की समझ क्षमता, कानून के प्राधिकार को बिना किसी भी कार्रवाई के प्रति जीवन और निजी स्वतंत्रता की सुरक्षा, धर्म, जाति, वर्ण, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव की सुरक्षा, धर्म की स्वतंत्रता। तो वह कौन सा मूल अधिकार है जो भारतीयों को दिया गया है? वह है आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, धर्म, जाति, वर्ण, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा, ये भारतीयों को प्रदान है। तो निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? वह अधिकार है आपका कौन सा? धर्म, जाति, वर्ण, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 144 है, निम्नोक्त मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? धर्म का अधिकार को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, संपत्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। किसको डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा माना है? वह अधिकार है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 32 में। तो किसको डॉक्टर BR अम्बेडकर ने हृदय और आत्मा माना है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार। अगला प्रश्न 145 है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? किसमें है? नियमों के समान संरक्षण, भाषण स्वतंत्र, संघ निर्माण स्वतंत्रता, कार्य और सामग्री सुरक्षा। तो प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? किसमें है? यह है आपकी भाषण स्वतंत्र, ऑप्शन नंबर बी। तो प्रेस को स्वतंत्रता किसमें दी गई है? भाषण स्वतंत्र, यानी भाषण को जो स्वतंत्रता दी गई है उसी के अंतर्गत प्रेस को स्वतंत्रता मिली हुई है। तो 145 का ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 140 है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? 1971, 72, 75, 76। तो भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए वह किस सन में सम्मिलित किए गए? वह कौन सा था? तो 140 का ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन नंबर डी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से। तो भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए वो 42वां संविधान संशोधन था और 1976 में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 147 की बात करें, निम्न में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है? शासन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, सूचना का अधिकार, समानता का अधिकार। प्रश्न 147 कह रहा है, क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है? वह कौन सा है मौलिक अधिकार इन सब में? तो वह अधिकार आपका समानता का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो सूचना का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, ये कैसे अधिकार है? शासन का अधिकार, कानूनी अधिकार। ये कैसा है? समानता का अधिकार, मौलिक अधिकार। अगला प्रश्न 148 है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हैं, मूल संविधान का हिस्सा थे, चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे, 42वां संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो भारत के संविधान में मौलिक अधिकार क्या थे? मूल संविधान के हिस्सा थे। तो मौलिक अधिकार क्या थे? मूल संविधान के हिस्सा। मौलिक कर्तव्य जोड़े गए लेकिन जो मूल अधिकार थे वह मूल संविधान के हिस्सा थे। ठीक, कहां से देख के लिए वो बनाए थे? लेकिन वो था संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर इसका कौन सही है? ए। अगला प्रश्न 149 की बात करते हैं, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत मौलिक अधिकार के रूप में गारंटित है, राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांतों में प्रतिष्ठित है, संविधान की उद्देशिका में रेखांकित है, संविधान में उपेक्षित है। तो निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत मौलिक अधिकार के रूप में क्या है? गारंटित है, राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांतों में प्रतिष्ठित है, संविधान की उद्देशिका में रेखांकित है, संविधान में उपेक्षित है। तो 149 का ऑप्शन कौन सही है? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, मौलिक अधिकार के रूप में गारंटित है। तो निःशुल्क शिक्षा का अधिकार के कुछ सीमाओं के अंतर्गत क्या है? मौलिक अधिकार के रूप में कैसा है? गारंटी प्रदान करता है। अगला प्रश्न 150 की बात करते हैं, भारत में संपत्ति के अधिकार को अब माना जाता है क्या? एक मौलिक अधिकार, एक कानूनी अधिकार, एक नैसर्गिक अधिकार, एक राजनीतिक अधिकार।
तो भारत में संपत्ति के अधिकार को अब माना जाता है, क्या माना जाता है? तो वह माना जाता है आपका अब क्या, कानूनी अधिकार। पहले मौलिक अधिकार था, अब इसको क्या हो गया है, कानूनी अधिकार को दर्जा दे दिया गया है। तो भारत में संपत्ति अधिकार को अब क्या माना जाता है, एक कानूनी अधिकार। ऑप्शन नंबर बी।